हाय एवरीवन, दिस इज काव्या अग्रवाल। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम कवर करेंगे क्लास ट्वेल्थ के मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, दैट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इस पूरे चैप्टर में बेसिकली है क्या कि आपको अलग अलग मेथड से नेशनल इनकम निकालना सीखना है। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलेज हैं, थ्योरी है, स्टेप्स हैं, उनको अच्छे से डिटेल में समझेंगे, सिंपल करके समझेंगे और विथ रीजन समझेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से हम लोग इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग विद द मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले समझो कि नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है। ये जो नेशनल इनकम वर्ड है, इसका मतलब क्या है। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या है कि एक जो नॉर्मल रेजिडेंट होता है किसी भी कंट्री का, वो कितनी इनकम जनरेट कर रहा है, चाहे वो टेरिटरी के अंदर है चाहे वो टेरिटरी के बाहर है। ठीक है, कि एक नॉर्मल रेजिडेंट अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितनी इनकम जनरेट कर रहा है और बाहर फ्रॉम अब्रॉड वो कितनी इनकम जनरेट कर रहा है। इसी को हम बोलेंगे नेशनल इनकम, या सिंपल समझो कि पूरे देश की इनकम इज नेशनल इनकम। खत्म बात। ठीक है, नेशनल इनकम का जो एक एग्रीगेट है वो होता है NNP@FC। ठीक है, टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं, 8 एग्रीगेट्स। उसमें से एक एग्रीगेट है NNP@FC, जिसको हम बोलेंगे नेशनल इनकम। ठीक है, हमारी कंट्री में आपको 1 मार्क के लिए याद होना चाहिए कि इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूट है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश की नेशनल इनकम को एस्टिमेट करती है। तो इन इंडिया NSO, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम। ठीक है, तो इंडिया में पूरे देश की इनकम एस्टिमेट करने का काम किसके पास है? NSO के पास है। ठीक है, तो आपको 1 नंबर के लिए पता होना चाहिए, MCQ बन सकता है इन दी बोर्ड एग्जाम। ओके, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद दी मेथड्स, कि इसमें हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं। तो देखो, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं। अब वो 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? पहला मेथड है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड, तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों मेथड्स को डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और अपना कवर करेंगे पूरा सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड क्या है। देखो स्टार्ट करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड का मतलब ये है कि एक इकॉनमी में 3 सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक इकॉनमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो ये तीनों सेक्टर मिलके कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, एक देश में कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। बेसिकली वैल्यू एडिट मेथड में हम लोग प्रोडक्शन के टर्म्स में चीज़ें मेजर करते हैं कि आपने देश में कितनी प्रोडक्शन करी, उतनी ही इनकम जनरेट हुई होगी ऑफ कोर्स। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन में क्या है कि तीनों सेक्टर कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उससे आपके पास देश की इनकम निकलती है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सिंपल हो जाएगा। मान लो कि एक फार्मर है। ठीक है, एक फार्मर है और फार्मर ने वीट प्रोड्यूस करा और उसको सेल करा इन द मार्केट एट ₹200। ठीक है, एक फार्मर है, किसान है, जिसने वीट प्रोड्यूस करा और उसको मार्केट में बेचा 200 रुपये में। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारे पास है एक मिलर। मिलर समझते हो? मिलर यानी चक्की वाले। ठीक है, जो आटा बनाएंगे वीट से। तो उन्होंने इस वीट से क्या बनाया? आटा बनाया और उसको वो सेल कर रहे हैं, मान लो 300 रुपये में। 300 रुपये में आटा वो मार्केट में बेच रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आता है एक बेकर। अब बेकर क्या करेगा? बेकर ब्रेड बनाएगा और वो ब्रेड को सेल कर रहा है इन दी मार्केट एट ₹500। ठीक है, 500। तो ये 3 स्टेप हो गए। अब अगर मुझे कैलकुलेट करनी है कि इनकम कितनी बनी या कितना प्रोडक्शन हुआ, तो सिंपल है ना, हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। 500 प्लस 300 प्लस 200 कितना बना? 1000 रुपये। हम बोलेंगे कि जी 1000 रुपये की इनकम जनरेट हुई है, 1000 रुपये का प्रोडक्शन हो गया है हमारे देश में। ठीक है, तो ये तुम्हारी नेशनल इनकम हो गई। बट यहाँ पे होगी गलती कि ये 1000 रुपये नेशनल इनकम नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये 1000 नेशनल इनकम नहीं है। क्योंकि समझो, देखो फर्स्ट जो स्टेप था उसमें तो चलो 200 की इनकम जनरेट हो गई। ठीक है, मिलर ने जो आटा सेल करा है, आटा बनाया है, उस आटे में 200 का वीट भी तो आया होगा। मतलब ये जो 300 का आटा ये बेच रहा है मिलर, 300 में से 200 का तो इसने वीट खरीदा होगा फार्मर से।
तो नेट इनकम तो सिर्फ 100 की बनी ना, नेट इनकम सिर्फ 100 की बनी। ठीक है। इसी तरह से जो बेकर है वो ब्रेड बेच रहा है 500 में, तो 500 का उसका रेवेन्यू तो चलो है, लेकिन उस ब्रेड बनाने में उसने आटा भी तो यूज करा होगा, और आटे की वैल्यू है 300। तो एक्चुअल में प्रोडक्शन तो सिर्फ 200 रुपए की हुई ना। ठीक है। तो अब आपको यहां से इसका टोटल करना है, 200 प्लस 100 प्लस 200, 500। तो एक्चुअल में जो करेक्ट इनकम है वो कितने की हुई है, 500 की। दिस इज वैल्यू एडेड मेथड, कि आपको ये चेक करना है कि हर एक फेज में या हर एक स्टेप पे कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। ठीक है। वहां से कैलकुलेशन होगा। ओके। तो यहां से आपको पता चलेगा कि वैल्यू एडेड मेथड है कैसे, कि बेसिकली आप कितने में बेच रहे हो और आपने कितना रॉ मटेरियल यूज करा, दोनों का डिफरेंस करेंगे तब आपके पास एक वैल्यू निकल के आती है कि आपने कितना एडिशन करा है। ठीक है। ओके। दिस इज द एग्जाम्पल। अब समझते हैं आगे कि यहाँ पे हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो याद रखना, वैल्यू एडिशन मेथड से जो एग्रीगेट निकलता है ना, उसको हम बोलते हैं GVA@MP, ग्रॉस वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस। ठीक है। निकलेगा कैसे, सिंपल है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है। इसको समझते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है, कि आपने कितना आउटपुट बनाया जो आप मार्केट में बेच रहे हैं। ठीक है। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या है, जो आपने रॉ मटेरियल यूज करा प्रोडक्शन करने में। ओके। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के लिए भी हमारे पास कुछ कुछ कंपोनेंट्स हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा, उसमें आपको क्या करना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये क्या है, देखो ऊपर समझते हैं एग्जाम्पल में क्या था, कि जैसे हमने बेकर का वैल्यू एडिशन कैसे निकाला, 500 का तो आउटपुट बना, वैल्यू ऑफ आउटपुट, और 300 का उसने आटा यूज करा, वो रॉ मटेरियल हो गया, यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू एडिशन कैसे आया, वैल्यू ऑफ आउटपुट 500 माइनस 300 का इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो 200 का वैल्यू एडिशन हो गया। ठीक है। उसी को हमने यहाँ पे फॉर्मूले के टर्म्स में लिख दिया है, कि GVA@MP कैसे आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट उसमें से माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए आपके पास तीन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले चेक करो कि सेल्स कितनी हुई है, दूसरा चेक करो चेंज इन स्टॉक। ठीक है, चेंज इन स्टॉक। और तीसरा होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक। अब इसमें याद रखना कि अगर आपको टोटल सेल्स निकालनी है, तो हम एक चीज करते हैं, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। मतलब क्या है, कि अगर आपको न्यूमेरिकल में मान लो डोमेस्टिक सेल्स गिवन है, ये वर्ड डोमेस्टिक गिवन है, मतलब सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आपने कितना माल बेचा, तो आपको उसमें एक्सपोर्ट्स और ऐड करने होते हैं, जिससे आपके पास पूरे देश का नेशनल लेवल पे आपके पास सेल्स निकल के आ जाए। ठीक है। तो अगर डोमेस्टिक वर्ड गिवन है, तो उसमें आप एक्सपोर्ट्स ऐड करोगे तो आपके पास टोटल सेल्स निकल के आएंगी। ठीक है। दूसरी चीज, चेंज इन स्टॉक कैसे आएगा, चेंज इन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। कि आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर कितना गुड्स आपके पास बच गए जो नहीं बिके, तो वो भी हमारे पास आउटपुट का ही पार्ट है, इसीलिए उसको वैल्यू ऑफ आउटपुट में ही कंसीडर करते हैं। ठीक है। और तीसरा कंपोनेंट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इसका मतलब क्या है, कि अगर कोई फार्मर है, मान लो कोई फार्मर है, उसने क्रॉप्स ग्रो करे, ठीक है, क्रॉप्स प्रोड्यूस करे, और वो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करे, मार्केट में बेचने के लिए नहीं, तो उस क्रॉप को भी हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट में कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि भले ही वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए आप मार्केट में बेच नहीं रहे, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू आप निकाल सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो, है ना। तो इसलिए हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन को भी वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट मानते हैं। ठीक है। अब याद रखना, ये वैल्यू सिर्फ हम गुड्स की ले रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है। सर्विसेज वाला केस अलग है, जो भी हम आगे समझेंगे। बट इस फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है, तीन चीजें हो गई, सेल्स, चेंज इन स्टॉक, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है। एक और पॉइंट याद रखो, कि सेल्स निकालने के लिए आपके पास ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन हो प्राइस और क्वांटिटी, तो आपको दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास सेल्स आ सकती है। ठीक है, कि प्राइस इंटू क्वांटिटी करोगे तो भी सेल्स निकल जाएंगी। ठीक है। दूसरी चीज याद रखना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या है,
इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है कि हमने प्रोडक्शन करने में कितना रॉ मटेरियल यूज़ करा। ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स आपको पता होंगे, आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है। तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि उनकी वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स में आ चुकी होती है। ठीक है। तो इंटरमीडिएट को हम इग्नोर करते हैं, इसलिए माइनस करेंगे, रॉ मटेरियल है। ठीक। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। अगेन, अगर रॉ मटेरियल डोमेस्टिकली परचेज करा है आपने, डोमेस्टिक परचेज गिवन हुए, तो इसमें आपको इंपोर्ट्स ऐड कर देने हैं, ताकि आपके पास टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाए। ठीक है। और पॉइंट्स याद रखो इसमें कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कोई भी बिजनेस है, कोई भी फर्म है, वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करती है, तो उसको भी हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन का ही पार्ट मानते हैं। ये याद रखना, बिजनेस चलाने का खर्चा है। ठीक है। दूसरी चीज, परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर प्रोडक्शन, नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई मशीनरी परचेज करी, कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया जिसको यूज करके आप प्रोडक्शन करोगे, तो उसको कभी भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में मत लेना। क्योंकि अगर आपने मशीनरी परचेज करी है तो वो एक फाइनल गुड का पार्ट होता है, इंटरमीडिएट गुड का पार्ट नहीं है। ठीक है। तो ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, इसलिए इन पॉइंट्स को ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है। अगर कोई मशीनरी परचेज हुई है प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसको हम फाइनल गुड कंसिडर करते हैं, कैपिटल गुड कंसिडर करते हैं, और इसलिए वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट नहीं होता। ठीक है। ओके। सो मेन जो फॉर्मूला बना जीवी एट एमपी या वैल्यू एडिशन का, वो क्या बना? वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है। ये जीवी एट एमपी को आप जीडीपी एट एमपी भी लिख सकते हो। याद रखना कि हमारे पास ये जो वैल्यू एडेड मेथड है, इससे कौन सा एग्रीगेट निकलता है? इससे एग्रीगेट निकलता है जीवी एट एमपी या फिर जीडीपी एट एमपी। ठीक है। फर्क इतना है कि अगर मान लो आपको न्यूमेरिकल में तीनों सेक्टर्स का वैल्यू एडिशन बताया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तो उन तीनों ही सेक्टर के वैल्यू एडिशन को जब आप ऐड करते हो, तो आपके पास जीडीपी एट एमपी निकल के आ जाता है। ठीक है। तो याद रखना है कि वैल्यू एडिशन मेथड से जीवी एट एमपी या फिर जीडीपी एट एमपी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। और ये इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला हो गया। राइट। ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। देखो, तीनों ही मेथड में, चाहे वो वैल्यू एड मेथड हो, चाहे वो इनकम मेथड हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड हो, तीनों के जो स्टेप्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। 3 नंबर में बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल। 3 नंबर में क्वेश्चन आ रखा है बोर्ड में कि बताओ स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडिशन मेथड। ठीक है। तो देखो क्या है, सिंपल। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि हम वैल्यू एडिशन मेथड से कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके आपको स्टेप्स लिखने हैं। सिंपल चीज़ें हैं। सबसे पहले, सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स। सबसे पहले आपको प्रोडक्शन यूनिट्स आइडेंटिफाई करनी है। प्रोडक्शन यूनिट्स 3 ही हैं, एक तो प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी। ये तीनों ही यूनिट्स आपको आइडेंटिफाई करनी है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है एस्टिमेट जीडीपी एट एमपी। तो कैसे होगा कि आप पहले तीनों ही सेक्टर का जीवीए एट एमपी निकालोगे। ठीक है, विद द फॉर्मूला जीवी एट एमपी का सम कर दोगे तो आपके पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। ठीक है। तीसरा स्टेप कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपी एट एफसी कैसे निकालना है वो आपको चेक करना है। तो सिंपल है, जीडीपी एट एमपी में आपको एडजस्टमेंट करनी है ताकि डोमेस्टिक इनकम आ जाए। वो कैसे होगा? डेप माइनस होगा और एनआईटी माइनस होगा। ठीक है। ओके। इसके बाद एस्टिमेट एनएफआईए टू अराइव एट नेशनल इनकम। हम डोमेस्टिक से नेशनल इनकम निकालेंगे। सिंपल चीज़ है, एनएनपी एट एफ सी इक्वल्स टू एनडीपी एट एफ सी प्लस एनएफआईए। ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। ओके, पहले प्रोडक्शन यूनिट्स आइडेंटिफाई करो, फिर जीडीपी एट एमपी निकालो, फिर डोमेस्टिक इनकम और उसके बाद नेशनल इनकम। सिंपल। ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। इंपॉर्टेंट है, प्रिकॉशंस आपको पता होने चाहिए। आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है, तो ध्यान रखना हमारे पास प्रिकॉशंस में क्या क्या है। देखो, सबसे पहला प्रिकॉशन है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब ये है कि जो गुड्स हम रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं,
उनको हम कभी भी कंसिडर नहीं करते इन दी अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम, आपको पता है। फाइनल गुड्स को कंसिडर किया जाता है, और फाइनल गुड्स के अंदर ही इंटरमीडिएट ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, तो आप फिर से उन्हें काउंट नहीं करते। तो इसलिए जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, इन नेशनल इनकम। ओके। उसके बाद दूसरा, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, इसमें क्या है कि मान लो मेरे पास कोई गाड़ी है, ठीक है, मैंने वो किसी को बेची। ओके। अब बेचेंगे तो मुझे इनकम होगी, ऑफ कोर्स कोई गाड़ी थी, वो मैंने बेच दी, इनकम होगी। उस इनकम को हम कंसिडर नहीं करेंगे इन दी नेशनल इनकम, क्योंकि वो सेकेंड हैंड गुड है। जब वो गाड़ी मैंने खरीदी होगी एक डीलर से, तो ऑलरेडी उस गुड की वैल्यू हमने काउंट कर ली होगी ना प्रोडक्शन में। ऑलरेडी हमने उसको नेशनल इनकम में काउंट कर लिया होगा जब वो फर्स्ट टाइम परचेज या सेल हुआ होगा। ठीक है, तो अगर कोई सेकेंड हैंड गुड है तो उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको हम इंक्लूड भी नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूडेड। याद रखो, चीज़ें वो इंक्लूड होती हैं नेशनल इनकम में जो कि करंट प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट लेके आए। ठीक है, तो सेकेंड हैंड गुड ऑलरेडी काउंट हो चुका है जब वो फर्स्ट टाइम सेल या परचेज हुआ होगा। तो अगर वो सेकेंड टाइम अब उसमें कुछ भी सेल परचेज हो रहा है तो उसकी वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करते इन दी नेशनल इनकम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि कोई भी ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज या कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। कि मुझे जो मेरी गाड़ी बिकवानी थी उसके लिए मैंने किसी ब्रोकर को हायर करा, उसके लिए मैंने किसी थर्ड पार्टी एजेंट को हायर करा। अब वो एजेंट जो है या वो जो ब्रोकर है वो अपनी फीस तो लेगा काम करने की, ब्रोकरेज लेगा, कमीशन लेगा, तो वो उसकी सर्विसेज की फीस है, उसने एफर्ट मारे हैं। ठीक है, तो उसके बदले उसको फीस मिली है, ब्रोकरेज मिली है, तो उसको हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। ओके, तो जो ब्रोकरेज या कमीशन है ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर कोई भी पर्सन अपने खुद के कंजम्पशन के लिए गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, याद रखना गुड्स का प्रोडक्शन है, तो उन गुड्स की मार्केट वैल्यू एस्टिमेट की जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए उन गुड्स को हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट इंक्लूडेड, इज नॉट इंक्लूडेड। अगर सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो उन सर्विसेज की वैल्यू को हम लोग काउंट नहीं करते। रीजन क्या है, देखो सिंपल चीज़ है कि मान लो कोई हाउस वाइफ है, ठीक है, तो वो जितनी भी सर्विसेज देंगी वो आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है, या कुछ एक्टिविटीज होती हैं जैसे किचन गार्डनिंग, ठीक है, तो उन एक्टिविटीज को, उन ट्रांजेक्शन्स को आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हो। राइट, उन सर्विसेज को आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, और जिनकी आप मार्केट वैल्यू नहीं निकाल सकते या जिन्हें आप मनी के टर्म्स में मेजर ही नहीं कर सकते, उनको हम अपनी इनकम में काउंट भी नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए याद रखना, अगर गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है फॉर सेल्फ कंजम्पशन तो उन गुड्स की मार्केट वैल्यू निकालनी पॉसिबल है, तो इंक्लूड होंगे। सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है फॉर सेल्फ कंजम्पशन तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक। इसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री या स्टॉक इंक्लूड होता है, फॉर्मूले में भी देख लिया। ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ओके। उसके बाद इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, इंपॉर्टेंट। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस का मतलब क्या है? देखो इकोनॉमिक्स में एक चीज होती है कि मान लो हम एक रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। ठीक है, आप एक रेंट वाले घर में रह रहे हो, तो आप रेंट पे करोगे, आपके पास से एक्चुअल में आउटफ्लो होगा। ठीक है, अच्छा जी, इसका एग्जाम्पल बनाते हैं। मान लो, हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं कि सपोज करो मिस्टर ए हैं, ठीक है, ये एक घर में रह रहे हैं, एक रेंटेड हाउस है, तो इसका ये रेंट पे करते हैं, मतलब एक्चुअल में आउटफ्लो होगा रेंट का, एक्चुअल आउटफ्लो, तो हम उस रेंट को काउंट करेंगे इन दी नेशनल इनकम। ठीक है, लेकिन मान लो कि मिस्टर ए अपने खुद के ही घर में रह रहे हैं, ओन्ड, खुद ही का घर है, ओनर है। तो इकोनॉमिक्स में हम ये बोलते हैं कि जी अगर आप खुद के घरों में भी रह रहे हो, ठीक है, तब भी आप वहां पे एक एस्टिमेटेड रेंट निकालो, एस्टिमेटेड वैल्यू निकालो। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इम्प्यूटेड रेंट, इम्प्यूटेड रेंट।
इकोनॉमिक्स में क्या है कि आपके पास से जो एक्चुअल में पैसा जा रहा है, एक्चुअल रेंट, उसको भी कंसीडर करते हैं। और अगर आप खुद के ओन्ड हाउसेज में रह रहे हैं, तो उस हाउस को अगर आप रेंट पे देते तो कितना रेंट लेते उसमें, तो वो आप उस एस्टिमेटेड आप रेंट निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट। आपके पास से एक्चुअल में कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा, आप कुछ रेंट पे नहीं कर रहे, बट इकोनॉमिक्स में हम कंसिडर करते हैं कि अगर उसी घर को रेंट पे दे दिया जाए तो कितना रेंट बनेगा, एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी, उसको भी हम इकोनॉमिक्स में कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो इम्प्यूटेड रेंट यही है जिसको हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। ओके, तो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज अगर है, मतलब कि इम्प्यूटेड रेंट, तो ये भी इंक्लूड होगा, इंक्लूडेड। ठीक है, ओके। तो दीज आर दी प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, इंपॉर्टेंट। ठीक, इसके बाद एक टॉपिक आता है, हाउ टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग है क्या? देखो, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं सिर्फ वापस से। हमने एग्जाम्पल बनाया फार्मर, मिलर और बेकर वाला। इसमें मैंने आपको पहले बताया कि हम 1,000 रुपए की इनकम बना रहे हैं। सिंपल, हमने क्या किया था, 200 रुपये प्लस 300 रुपये प्लस 500 रुपये, तो 1,000 की इनकम आ गई। ठीक है, बट यहाँ पे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हुई है। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज कैसे हुई है कि ये जो 300 का आटा था, इसमें 200 का तो वीट ऑलरेडी इंक्लूडेड था। हमने डबल काउंटिंग कर दी कि हमने 300 का आटा भी ले लिया, 200 का वीट भी काउंट कर लिया, जो कि ऑलरेडी काउंट हो चुका था। ठीक है, इसी तरह से जब हमने ब्रेड 500 का कंसीडर करा, तो इस 500 में 300 का तो आटा था जो ऑलरेडी काउंट हो चुका था, आपने फिर से क्यों काउंट किया? डबल काउंटिंग हो गई ना, इनकम बढ़ के आ गई। एक्चुअल में जो करेक्ट इनकम बढ़ रही है वो 500 की बन रही है, हमने डबल काउंटिंग करी जिसकी वजह से इनकम 1,000 की बन गई। तो ये जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है, उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, वैल्यू एड मेथड, कि आप ये देख लो कि हर एक स्टेप पे कितना वैल्यू एडिशन हुआ, जो हमने पूरा अभी तक समझा। और दूसरा मेथड होता है फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड क्या है कि फाइनली जो फाइनल गुड बनेगा, जिसके लिए सभी प्रोडक्शन हुआ है, तो अब आप बस उस फाइनल गुड की वैल्यू देख लो। जैसे कि यहाँ पे ये जो ब्रेड है, ये फाइनल आउटपुट है, उस ब्रेड की वैल्यू 500 है, उस ब्रेड की वैल्यू 500 है, तो 500 ही इनकम मानी जाएगी। ठीक है, सो जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है, उसको अवॉइड करने के लिए देर आर टू मेथड्स, फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एड मेथड में आप हर एक स्टेप पे कितना वैल्यू एडिशन हुआ है वो चेक करते हो, और फाइनल आउटपुट मेथड में आप बस ये देख लेते हो कि आपने फाइनल गुड की वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, कि आपने फाइनली क्या बनाया उसकी आप वैल्यू कंसिडर कर लेते हो। ठीक है, तो दो मेथड्स हैं टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है इनकम मेथड। तो इतना हमारा वैल्यू एड मेथड कंप्लीट है। ठीक, दूसरा मेथड होता है इनकम मेथड। अब इसमें याद रखना, इनकम मेथड क्या है कि हमारे पास अलग अलग सेक्टर होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह की इनकम होती है। तो आप जब देश की सभी इनकम्स को ऐड कर देते हो, तो आपके पास इनकम मेथड यहाँ से बन के आता है। ठीक है, हमें अगर देश की इनकम चेक करनी है, नेशनल इनकम निकालनी है, तो आप प्रोडक्शन के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, जो हमने वैल्यू एड मेथड में देखा। हमने कितनी इनकम जनरेट करी है अलग अलग सेक्टर ने, उनको अगर ऐड कर देंगे तो आपके पास नेशनल इनकम आ सकती है। दैट इज इनकम मेथड। ठीक है, अभी इनकम मेथड से कौन सा एग्रीगेट निकल के आता है, उस एग्रीगेट को हम बोलेंगे NDPAT FC। NDPAT FC बोल लो या डोमेस्टिक इनकम बोल लो, एक ही बात है, NDPAT FC या फिर डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, कैसे निकलेगा? देखो, तीन कंपोनेंट्स हैं, याद रखने वाली चीजें हैं। इनकम मेथड में NDPAT FC आएगा, तीन चीजों को ऐड करना है। पहला, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको उनकी सर्विसेज के बदले कितना पेमेंट मिल रहा है, दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, पहली चीज। दूसरा होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, तीसरी होती है मिक्स्ड इनकम, MI, मिक्स्ड इनकम, COE प्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, इनको एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं कि है क्या। देखो, सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय अगर अपनी सर्विसेज दे रहा है तो उसको कुछ तो हम पे करेंगे, इनकम है एम्प्लॉय के लिए। तो उसकी इनकम जो है वो अलग अलग फॉर्म में हो सकती है। तो उसमें तीन कंपोनेंट्स हैं अंडर COE। पहला है वेजेस एंड सैलरी इन कैश,
वेजेस एंड सैलरी इन कैश। दूसरा वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। तीसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्या मतलब है देखो, वेजेस एंड सैलरी इन कैश का मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय को उसकी सैलरी या वेजेस कैश में प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो वेजेस हो सकती हैं, सैलरी हो सकती है, ठीक है, इसके बाद बोनस हो सकता है कोई, या फिर डीएनएस अलाउंस है। ओके, तो मॉनेटरी टर्म्स में क्या क्या मिल रहा है एक एम्प्लॉय को उसकी सर्विसेज के बदले, वो सब आएगा हमारे पास वेजेस एंड सैलरी इन कैश में। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, एनी रिएम्बर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस incurred by the employees will be excluded from COE। इसका मतलब क्या है कि अगर एक एम्प्लॉय ने बिजनेस के लिए कोई खर्चे करे जिसके लिए उसको पेमेंट की जाएगी, तो उनको हम सीओई का पार्ट नहीं मानते, एक्सक्लूड करते हैं। मतलब क्या है कि सपोज कोई एम्प्लॉय है, वो अपने कंपनी को प्रमोट करने के लिए किसी टूर पे गया या किसी सेमिनार में गया, और वो जो ट्रैवलिंग के खर्चे थे वो उसने एम्प्लॉय ने अपने पास से दे दिए, वो पे कर दिए। ऑफ कोर्स बिजनेस का खर्चा था, बिजनेस प्रमोट करने के लिए गया था, तो बिजनेस उन खर्चों के लिए उस एम्प्लॉय को पे बैक करेगी। ठीक है, तो ये सीओई का पार्ट नहीं माना जाएगा, एम्प्लॉय की इनकम नहीं है वो खर्चे, आपने वो खर्चे बिजनेस प्रमोट करने के लिए करे हैं। ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन माना जाता है ऑफ द बिजनेस, बिजनेस चलाने के खर्चे माने जाते हैं, और इसीलिए उन्हें हम सीओई का पार्ट नहीं मानते। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। देखो, मॉनेटरी बेनिफिट्स के अलावा नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्री मेडिकल सर्विसेज, बहुत सी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को मेडिकल सर्विसेज देती हैं, या फिर रेंट फ्री होम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, या फिर एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही हैं एम्प्लॉयज के चिल्ड्रन को। राइट, तो ये सभी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी वेजेस एंड सैलरी इन काइंड का पार्ट है, सीओई का पार्ट है। ओके, अब इसमें पॉइंट याद रखो, इट डज नॉट इंक्लूड एनी फैसिलिटी विच इज नेसेसरी फॉर वर्क। मतलब क्या है कि मान लीजिए एग्जांपल, कि बहुत सी कंपनीज में होता है कि एक ड्रेस कोड होता है कि कंपनी की ही यूनिफॉर्म होती है जिसमें आपको काम करना होता है, वही आपको वियर करनी होती है ड्यूरिंग दी सर्विस। ठीक है, तो वो जो वियर करने के लिए आपको यूनिफॉर्म मिली है, वो वेजेस एंड सैलरी इन काइंड का पार्ट नहीं होगा। वो जो यूनिफॉर्म है वो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, कि हाँ आप बिजनेस, आप उस कंपनी से जुड़े हुए हो, उस कंपनी का प्रमोशन हो रहा है उन यूनिफॉर्म्स के थ्रू। तो एम्प्लॉय को कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं मिल रहा उन यूनिफॉर्म से। राइट, तो जो चीज़ें एक एम्प्लॉय को मिल रही हैं जो उसके वर्क से रिलेटेड है, उनको हम वेजेस एंड सैलरी का पार्ट नहीं मानते, सीओई का पार्ट नहीं मानते। ठीक है, तो इसमें याद रखना कि एक एम्प्लॉय को जो पर्सनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं कंपनी से, हम उन्हीं को कंसीडर करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग दी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तीसरा पॉइंट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ध्यान दो, यहाँ पे है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय को और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि पेंशन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड। तो इसमें क्या है कि एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कि मान लीजिए एक फंड बनाया जाता है, सिंपल समझ लेते हैं, ये एक फंड है। ठीक है, तो जब तक एक एम्प्लॉय काम कर रहा है कंपनी में, तो उस फंड में एम्प्लॉय भी कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करता है अपनी सैलरी में से ही। ठीक है, और एम्प्लॉयर भी कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करता है उस फंड में। राइट, तो अगर एक एम्प्लॉय उस फंड में कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स या सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, ग्रेचुइटी, पेंशन, ग्रेचुइटी या प्रोविडेंट फंड, तो अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको भी हम सीओई का पार्ट मानेंगे। ठीक है, याद रखना कि अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय नॉट एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, तो वो सीओई का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉय अपनी इनकम में से ही तो, अपनी सैलरी में से ही तो निकाल के उस फंड में डालेगा, वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है क्योंकि। ठीक है, अच्छा, दिस एक और पॉइंट, कि एनी कंट्रीब्यूशन बाय थर्ड पार्टी टू एम्प्लॉय इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीओई। थर्ड पार्टी जैसे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी अगर है, उस इंश्योरेंस कंपनी ने अगर एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करा है, ठीक है, क्लेम प्रोवाइड करा है, तो वो सीओई का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट द एम्प्लॉयर। ठीक है, हम सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी या कोई थर्ड पार्टी एम्प्लॉयर तो है नहीं,
तो वो एक्सक्लूडेड है। ओके। सो सीओई में तीन कंपोनेंट्स हो गए। पहला वेजेस एंड सैलरी इन कैश, दूसरा वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, और तीसरा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। राइट। ओके। तो ये तो हो गया हमारा सीओई वाला पार्ट। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस में बेसिकली मतलब है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से आपको कितनी इनकम हो रही है, उन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस में चार कंपोनेंट्स हैं। पहला रेंट, प्लस रॉयल्टी, प्लस प्रॉफिट, और प्लस इंटरेस्ट। ठीक है। रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। ओके। अब इसमें क्या है, देखो, सबसे पहली चीज, रेंट क्या होता है कि आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी को दी है। ठीक है। ओनरशिप आपने कुछ टाइम के लिए उस पर्सन को दे दी है। दैट इज आपको वहां से कुछ कुछ इनकम मिलेगी। दैट इज रेंट, मीनिंग आपको पता ही है। रॉयल्टी क्या होता है कि आपने अपने एसेट के बदले आपको उस पे, आपने कोई एसेट अगर प्रोड्यूस करा है तो उस पे भी आपको कुछ कुछ इनकम जनरेट होती है। जैसे कि बुक्स पे रॉयल्टी मिलती है, आपने म्यूजिक प्रोड्यूस करा है तो म्यूजिक पे रॉयल्टी मिलती है। तो इनकम है, आपने कोई एसेट क्रिएट करा है, ठीक है, तो उस पर आपको कुछ कुछ इनकम जनरेट वहां से होती है। दैट इज रॉयल्टी। प्रॉफिट क्या है कि अगर आप एक बिजनेस है तो ऑफ कोर्स बिजनेस करके आप प्रॉफिट अर्न करोगे। ठीक है। और इंटरेस्ट क्या है कि अगर आपने मान लो किसी को लोन दिया है तो उस पर आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा। राइट। तो रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, ये चार कंपोनेंट्स हैं ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले देखो, रेंट में हमें याद रखना है, ये चीज़ हमने वैल्यू एडेड मेथड में ही पढ़ी, कि रेंट में आपको दोनों रेंट लेने हैं, एक्चुअल रेंट भी और इम्प्यूटेड रेंट भी। ठीक है। एक्चुअल रेंट और इम्प्यूटेड रेंट दोनों लेने हैं। एक्चुअल जो है वो आपको एक्चुअल में आपके पास इनफ्लो होगा। इम्प्यूटेड में कोई इन्फ्लो नहीं होता, बट हम इकोनॉमिक्स में कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है। तो एक्चुअल रेंट और इम्प्यूटेड रेंट दोनों लेने हैं। ओके। इसी इम्प्यूटेड को हम इम्प्लिसिट रेंट भी बोल सकते हैं। तो ये एक और वर्ड है, आपको याद होना चाहिए, इम्प्लिसिट या इम्प्यूटेड। ठीक। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट में भी एक्चुअल इंटरेस्ट भी और इम्प्यूटेड इंटरेस्ट भी कंसिडर होगा। अब इसमें दो पॉइंट्स हैं जो नहीं हम कंसिडर करते हैं नेशनल इनकम, तो ये ध्यान से देख लो। सबसे पहले सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट एंड इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर्स ऑन लोन्स टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पस। ये इंक्लूड नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड। पहला पॉइंट यहाँ तक है। देखो, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट मतलब, पब्लिक डेट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कई बार पब्लिक से लोन लेती है। ठीक है। तो उस पर गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे करेगी, वो इंटरेस्ट हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। रीजन ये होता है कि जब भी गवर्नमेंट पब्लिक से लोन लेती है तो वो जनरली कंजम्पशन पर्पस के लिए लेती है। ठीक है। और कंजम्पशन के लिए अगर लोन ले रहे हो, उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो वो इंटरेस्ट हमारा नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता, क्योंकि कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा। ठीक है। तो नेशनल इनकम में आपको बेसिकली प्रोडक्शन दिमाग में लेके चलना है। ठीक है। दूसरी चीज़ है इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर्स ऑन लोन्स टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पस। अगर हम हाउस ने, कंज्यूमर्स ने बैंक से लोन लिया है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, तो वो कंजम्पशन पर्पस के लिए होगा, कोई प्रोडक्शन तो हम करेंगे नहीं। राइट। तो उस पर भी जो इंटरेस्ट है वो भी हम काउंट नहीं करते। ठीक। दूसरा, इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म। एक फर्म दूसरी फर्म को इंटरेस्ट पे कर रही है। एक फर्म थी, एक कंपनी थी, उसने दूसरी कंपनी को लोन दिया, उस पर इंटरेस्ट रिसीव होगा। राइट। तो ये अगर एक फर्म दूसरी फर्म को इंटरेस्ट पे कर रही है तो ये भी नॉट इंक्लूडेड। रीजन ये है कि दोनों ही फर्म एक ही सेक्टर का पार्ट है। चार सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर। राइट। तो फर्म दूसरी फर्म को इंटरेस्ट पे कर रही है, तो ये विद इन हर सेक्टर ही है, तो बस एक ट्रांसफर हुआ है, कोई इनकम जनरेशन नहीं हुआ। ओके। तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। तो ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में देखो तीन कंपोनेंट्स हैं। रेंट पढ़ लिया, ठीक है, रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया। अभी जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट में आपको जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में गिवन हो सकता है इसके कंपोनेंट्स गिवन हो। तो प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको तीन चीज़ों को ऐड करना है। पहला है कॉर्पोरेट टैक्स,
प्लस डिविडेंड। डिविडेंड को आप और भी बोल सकते हो, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। और प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, या फिर आप बोल सकते हो रिजर्व एंड सरप्लस, या फिर आप कह सकते हो इसे सेविंग्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये एक ही बात है, ध्यान रखना। समझने वाली चीजें, याद करने वाली भी नहीं है, तो दिमाग में ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रॉफिट में तीन कंपोनेंट्स हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या मतलब है, देखो सिंपल चीज़ है कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, तो ऑफ कोर्स आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स दोगे, सपोज 20 रुपये का टैक्स दे दिया। ओके, ये हो गया टैक्स। अब आपकी कंपनी में अगर किसी शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया है, तो आप उनको रिटर्न भी दोगे, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। सपोज 30 रुपये का आप डिविडेंड दे रहे हो, ठीक है, अपने शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड पे करोगे। और उसके बाद आपने सोचा कि चलो 50 रुपये में आप सेव कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या है, प्रॉफिट का वो पार्ट जो आप अपने पास सेव करके चल रहे हो फॉर फ्यूचर पर्पस, तो रिटेन्ड है। राइट, देखो सिंपल चीज़ है ना, 50 + 30 + 20 कितना बना, 100 रुपये बन गए। राइट, तो प्रॉफिट के ही कॉम्पोनेंट्स हो गए, पहला तो टैक्स, दूसरा डिविडेंड, तीसरा रिटेन्ड अर्निंग। कॉर्पोरेट टैक्स को ही आप बिजनेस टैक्स भी बोल सकते हो, या फिर प्रॉफिट टैक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। डिविडेंड को हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बोल सकते हैं, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। और रिटेन्ड अर्निंग्स को बोलेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्यों, क्योंकि हमने वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अपने पास ही रखा है। ओके, तो ये कॉम्पोनेंट्स ध्यान में रखना, सारे नाम याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इन्हीं नामों से क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट, सीओई हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास मिक्स्ड इनकम। ठीक है, यहाँ पे लिखा था हमने, ये देखो, इनकम मेथड में सीओई हो गया, ठीक है, सीओई के तीन कंपोनेंट्स हो गए। ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, उसमें चार कंपोनेंट्स हो गए। प्रॉफिट में एक तो है कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा डिविडेंड, तीसरा रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, मिक्स्ड इनकम क्या है, मिक्स्ड इनकम का कोई कंपोनेंट नहीं है, बस आपको पता है कि एनडीपीएफ से निकालने के लिए आपको ऐड करना है। मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या होता है, ये जान लेते हैं। देखो कुछ स्मॉल वर्कर्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल शॉपकीपर्स, या फिर फार्मर्स हैं, या फिर बार्बर हैं, ठीक है, कोई रिटेलर्स हैं। ओके, जो ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड नहीं है, अनइनकॉर्पोरेटेड है, तो उनकी जो इनकम होती है उसको हम मिक्स्ड इनकम बोलते हैं, क्योंकि उनकी एक ही इनकम में ना अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। कि मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, ठीक है, वो डॉक्टर अपने घर से ही क्लिनिक रन कर रहे हैं, वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं अपने घर से ही। तो उस डॉक्टर की अगर आप इनकम चेक करो, तो वो अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे, तो उसके बदले फीस मिलेगी, वो एक टाइप ऑफ इनकम हो गई। दूसरा, मैंने आपको बताया कि अगर वो अपने घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम इकोनॉमिक्स में इम्प्यूटेड वैल्यू भी निकालते हैं, ठीक है। ओन्ड है, ओन्ड, ओनर ऑक्यूपाइड है, तो वहाँ का इम्प्यूटेड रेंट भी निकलेगा, वो भी एक कंपोनेंट हो गया इनकम का ही। तो आप टोटल इनकम में से आप क्लासीफाई नहीं कर सकते कि कितने तरह की इनकम है, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम, जिसमें आप एक ही इनकम में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, क्लासीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। राइट, सो इनकम मेथड इन्हीं तीन कंपोनेंट से मिलके बना है, एनडीपीएट एफसी निकलेगा, सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड। अगेन वेरी सिंपल, इनकम मेथड से आप कैसे नेशनल इनकम निकाल सकते हो, उसके पूरे स्टेप्स हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई प्रोडक्शन यूनिट्स। अगेन आपको प्रोडक्शन यूनिट्स को आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है एस्टिमेट द फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर। हर एक सेक्टर कितना फैक्टर इनकम पे कर रहा है या कितना फैक्टर इनकम अर्न कर रहा है, ठीक है। तो उसका आपको कंपोनेंट्स चेक करना है कि सीओई कितना है, मिक्स्ड इनकम कितना है, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है। ओके, फिर आपको निकालनी है डोमेस्टिक इनकम। कैसे निकलेगी, कि इन तीनों का एडिशन कर दोगे तो आपके पास डोमेस्टिक इनकम या एनडीपीएट एफसी आ जाएगा। और लास्ट में एस्टिमेट एनएफआईए टू अराइव एट नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए आप डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए को ऐड करोगे, तो नेशनल आ जाएगा। वेरी सिंपल। ओके, चलो आगे।
इसके बाद प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड के प्रिकॉशंस क्या क्या हैं? सबसे पहले ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? देखिए, ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो आपको बस वैसे ही रिसीव हो गई। ठीक है, कोई उसमें मेहनत नहीं हुई। जैसे कि स्कॉलरशिप, ओके, कोई पेंशन है, राइट, चैरिटी है। तो ट्रांसफर इनकम क्या है? कि आपने कुछ एफर्ट्स नहीं डाले, बस वैसे ही आपको रिसीव हो गई विदाउट एनी प्रोडक्शन। लॉटरी लग गई मान लो, या कहीं पे पैसे मिले, आपको पड़े मिले, ठीक है, चोरी कर लिए, तो वो ट्रांसफर इनकम का पार्ट होते हैं, राइट। तो ट्रांसफर इनकम विदाउट एनी प्रोडक्शन रिसीव होती हैं, तो इनको हम इंक्लूड नहीं करते, नॉट इंक्लूडेड। ओके, राइट। इसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ऑलरेडी बता दिया। अगर हम सेकेंड हैंड गुड्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको जो इनकम होगी वो भी इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम सेल हुआ होगा गुड, तो ऑलरेडी काउंट हो चुका होगा। तो फिर से आप डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आपको नहीं लेके आनी यहाँ पे, राइट। इसके बाद इसमें ध्यान रखना कि अगर कोई ब्रोकरेज या कमीशन है, सेल करा रहे हैं, तो वो ब्रोकरेज या कमीशन इंक्लूड होता है। ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स को सेल करके अगर कुछ इनकम होती है, फाइनेंशियल एसेट्स मतलब कि शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको अगर आप सेल परचेज करते हो, सेल करते हो, तो जहाँ जो इनकम हो रही है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को सेल करके जो इनकम होती है उसे हम बोलते हैं कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन भी इंक्लूड नहीं होता, नॉट इंक्लूडेड। रीजन क्या है कि जब हम शेयर्स या डिवेंचर्स का सेल कर रहे हैं, तो उसमें बस ओनरशिप में चेंज आ रहा है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, शेयर्स अगर हम सेल कर रहे हैं, कि मान लो कोई पहले शेयर मेरे पास था, वो मैंने बेच दिया, किसी और को बेच दिया, मुझे कुछ वहां से इनकम हो गई जिसको हम कैपिटल गेन बोलेंगे। वो एक कैपिटल गेन को हम काउंट नहीं करते इन दी नेशनल इनकम। वाई? बिकॉज कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, बस एक टाइटल ओनरशिप में चेंज आया है, कि पहले मेरे पास शेयर था, अब वो किसी और के पास चला गया, राइट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स क्या है? कि कोई लॉटरी लग गई है, ठीक है, या हॉर्स राइड में कोई इनकम हो गई, तो ये सब भी नॉट इंक्लूडेड का पार्ट है, क्योंकि कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। मैंने आपको बता दिया इम्प्यूटेड वैल्यू को हम काउंट करते हैं, क्यों काउंट करते हैं वो भी बता दिया, तो इट इज इंक्लूडेड, राइट। इसके बाद पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स। अगर पास्ट सेविंग्स में से आप कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि वेल्थ टैक्स, ठीक है, इंटरेस्ट, या फिर डेथ ड्यूटी, ठीक है, तो ये सब अगर आप पिछली सेविंग्स में से पे कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें भी इंक्लूड नहीं होती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी होती हैं। हम करंट प्रोडक्शन की बात करते हैं, राइट। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद चलते हैं लास्ट मेथड पे, जो कि है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? देखो, पहला मेथड था वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में आपने देखा कि कितना प्रोडक्शन हुआ है उसके बेसिस पे हम इनकम निकालते हैं, ठीक। इनकम मेथड में आपने ये देखा कि पूरी ही इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर कितना फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं, उनका समेशन करोगे तो भी नेशनल इनकम पता चल जाएगी, ठीक है। तीसरा मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? कि मैंने कोई खर्चा करा, तो वो सामने वाले की इनकम बनेगी, तो वहां से भी आप इनकम कैलकुलेट कर सकते हो पूरे देश की, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम अलग अलग एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स को समझेंगे, राइट। तो एक्सपेंडिचर मेथड से जो एग्रीगेट निकल के आता है, वो है हमारे पास जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी, ठीक है। इसमें चार कंपोनेंट्स हैं। देखो, चार सेक्टर्स होते हैं: हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर, ठीक है। तो जो हाउस होल्ड्स खर्चा करेंगे उसको हम बोलेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट भी कुछ कुछ खर्चा करती है ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन या डिफेंस पे, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में पीएफसीई, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जीएफसीई। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कि देश में कितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, कितना एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हुआ, दैट इज जीडीसीएफ, ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट्स क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके, अब देखो, समझते हैं आगे और, कि हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या है, कि सबसे पहले हाउस होल्ड जितना भी कंजम्पशन में खर्चा करेंगे,
वो हम यहाँ पे काउंट करते हैं। ठीक है। और अगर कोई, पहला तो आएगा हाउस होल्ड्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। दूसरा प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस सर्विंग हाउस होल्ड्स। कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो हाउस होल्ड्स को किसी भी तरह से सर्व कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो वो भी PFCE का पार्ट होता है। ठीक है। दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट अगर एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा करती है, एडमिनिस्ट्रेशन पे या डिफेंस पे, ठीक है, तो वो सब आपका GFCE के पार्ट में आएगा। राइट। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तीसरा कंपोनेंट। इसमें कुछ कुछ क्लासिफिकेशन है, इसमें प्रॉब्लम आती है, इसको भी एक समझते हैं। और नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलेंगे, सिंपल, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। राइट। एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है, आपको पता होगा। एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है कि हम डोमेस्टिक कंट्री से बाहर गुड्स सेल कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। और इंपोर्ट का मतलब क्या है कि बाहर की फॉरेन कंट्रीज से हम परचेज कर रहे हैं अपनी डोमेस्टिक कंट्री में। ठीक है। चलिए, GDCF तीसरा कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर मेथड का, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर इसी को आप बोल सकते हो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। न्यूमेरिकल में कई बार ये कंपोनेंट डायरेक्टली गिवन ना होके ना, इसके फर्दर क्लासिफिकेशन गिवन होते हैं, और तब काफी कंफ्यूजन होती है कि भाई निकालना कैसे है। तो देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे आएगा, इसमें आपको दो चीजें ऐड करनी है। पहला है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है कि पूरे देश देश में कितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, वो दो तरह से हो सकता है। या तो आप फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, या घर आप परचेज कर रहे हो तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। राइट। तो एक तो होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें आप फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। राइट। दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यहाँ की आपका स्टॉक इन्वेंट्री। ठीक है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट सिंपल चीज़ है, इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक या फिर चेंज इन इन्वेंट्री। फॉर्मूला आपको पता है कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट तो यहाँ से आ जाएगा। अच्छा जी, अभी GFCE क्या है। GFCE देखो, देश में फिक्स एसेट्स में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है ना, वो तीन सेक्टर्स कर सकते हैं। एक तो फर्म्स, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये बाय फर्म होती है, कि जितनी भी फर्म्स हैं, बिजनेसेस हैं, अगर वो मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, प्लांट, इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। दूसरा होता है ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये होता है बाय हाउस होल्ड्स। बाय हाउस होल्ड्स मतलब कि लोग घर बनवाते हैं, नए नए कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, या परचेज करें अगर नए घर, हाउसेस, तो वो आता है ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट में। हाउस होल्ड्स करेंगे न्यू हाउसेस परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए। राइट। इन्वेस्टमेंट है, इसी में आएगा। तीसरा होता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये होता है बाय गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करती है। गवर्नमेंट हाईवे बनवा रही है, रोड बनवा रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, ऑफिसेज बन रहे हैं, दैट इज ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो ये तीनों ही फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के कंपोनेंट्स हैं। पहला फर्म करेगी, दूसरा हाउस होल्ड, तीसरा गवर्नमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी कि गवर्नमेंट अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसको हमने ऊपर क्यों नहीं काउंट किया, ये भी तो एक कंपोनेंट था, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का ही तो खर्चा है। तो बस इतना ही पॉइंट याद रखना कि जो इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स में, वो सब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होता है। और ये जो GFC है, इसमें जनरल खर्चे आएंगे, रेगुलर बेसिस वाले। ठीक है। इसी तरह से अगर हाउस होल्ड्स घर परचेज कर रहे हैं या घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हाउसेस, तो वो आपका GFCF का पार्ट हुआ, ना कि PFCE का पार्ट, वो एक्सेप्शन है। ठीक है। ये ध्यान रखना। ओके। सो इन चारों ही कंपोनेंट्स को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास GDP@MP आ जाएगा, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। राइट। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेप्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। स्टेप्स क्या है,
पहला, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। आपको पहले देखना है कि कौन कौन सी यूनिट्स, कि हाउस होल्ड्स कितना खर्चा कर रही हैं, फर्म कितना खर्चा कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है। ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक यूनिट्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर उनके एक्सपेंडिचर को क्लासीफाई करना है चारों ही पार्ट्स में, डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, और फिर लास्ट में एनएफआई ऐड करके नेशनल इनकम निकलेगी। ओके, चलो इसके बाद प्रिकॉशंस क्या हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ लिए। पहला, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। अगर इंटरमीडिएट गुड्स को परचेज करा है तो उस पर जो खर्चा होता है उसको हम काउंट नहीं करते, क्योंकि उनकी जो वैल्यू है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में काउंट हो चुकी होती है। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट अगर है तो नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज इसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ है, विदाउट प्रोडक्शन आप पेमेंट कर रहे हैं। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, अगर सेकेंड हैंड गुड्स को परचेज कर रहे हैं, अगेन खर्चा होगा, बट वैल्यू काउंट नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब परचेज किया होगा तो काउंट हो चुका होगा वो खर्चा। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स नॉट इंक्लूडेड। फाइनेंशियल एसेट्स मैंने आपको बता दिए, शेयर्स डिबेंचर्स अगर हम परचेज करते हैं तो खर्चा जो भी होगा वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, बस टाइटल में चेंज आ रहा है, ओनरशिप में चेंज आ रहा है। राइट, एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, ये काउंट होगा। ओन अकाउंट प्रोडक्शन का मतलब क्या है, इम्प्यूटेड, इम्प्यूटेड वैल्यू। राइट, तो दीज आर द प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है जी, ये हो गया। तो ये तीनों मेथड्स थे जो हमने डिटेल में समझ लिए, वैल्यू एड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, स्टिल स्टिल एक बार ये एक रीकैप ले लेते हैं फटाफट से। देखो, वैल्यू एडेड मेथड जो था, वैल्यू एडेड मेथड, तो मेरी राइटिंग इतनी बेकार आई है, बट कोई बात नहीं, काम चलाना। वैल्यू एड मेथड से जो एग्रीगेट निकलता है उसको हम बोलते हैं जीवीए एट एमपी, या फिर जीडीपी एट एमपी। निकलेगा कैसे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा, तीन चीजों को ऐड करोगे, सेल्स, चेंज इन स्टॉक, और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। राइट, अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स गिवन होंगी तो उसमें एक्सपोर्ट्स ऐड हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे आएगा, कि अगर आपको डोमेस्टिक परचेजेस गिवन है, डोमेस्टिक परचेज, तो उसमें हम इंपोर्ट ऐड करेंगे ताकि टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकल जाए। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं वो हम आईसी का पार्ट माना जाता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट मानेंगे। अगर कोई मशीनरी परचेज करिए प्रोडक्शन करने के लिए तो उसको कैपिटल गुड कंसिडर करते हुए यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है। ओके, चलो इसके बाद इनकम मेथड में क्या था, इनकम मेथड, इनकम मेथड से जो एग्रीगेट निकलता है उसे हम बोलते हैं एनडीपी एट एफसी। इसके तीन कंपोनेंट्स थे, पहला सीओई, दूसरा मिक्स्ड इनकम, तीसरा ऑपरेटिंग सरप्लस। सीओई में भी तीन पार्ट्स थे, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, मिक्स्ड इनकम के कोई कंपोनेंट्स नहीं थे। ऑपरेटिंग सरप्लस में भी रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट में भी तीन पार्ट्स थे, एक तो कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा डिविडेंड, तीसरा रिटेन्ड अर्निंग। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर मेथड, वो तो भी फ्रेश पढ़ा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है जीडीपी एट एमपी। चार कंपोनेंट्स होंगे, चार सेक्टर हैं, चारों सेक्टर के खर्चों को ऐड कर दो। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड्स करेंगे। दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट करेगा। तीसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब देश में कितना कैपिटल फॉर्म हुआ है, कितने एसेट्स बने हैं। और फोर्थ होता है नेट एक्सपोर्ट्स। ओके, और इसमें भी आपके पास दो चीजें, एक तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा चेंज इन स्टॉक। राइट, तो ये थे हमारे पास तीनों ही मेथड्स। राइट, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल्स में अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हुए, ठीक है, तो ध्यान रखना कि तीनों मेथड से आंसर सेम आता है। ठीक है, तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा, तो ये एक चीज है। राइट, तो ये तीनों मेथड्स हो गए, हमने अच्छे से समझ लिए, डिटेल में समझ लिए, एंड आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। राइट, तो बस इस चैप्टर में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। ऑल्दो इस चैप्टर में और दो टॉपिक्स बचे हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ, बट इस वीडियो में
दैट्स इट, थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट आता है तो वीडियो में कमेंट कर देना। बाय बाय।